ईरान युद्ध की आग मिडिल ईस्ट से कहीं आगे हिंद महासागर तक फैल चुकी है। यहाँ मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया है। यह हमला हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डियागो गार्सिया आइलैंड पर किया गया। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर इस रणनीतिक द्वीप पर 2 मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि पहली मिसाइल हवा में ही नष्ट हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए एक अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा था। हालांकि ये इंटरसेप्शन सफल हुआ या नहीं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये साफ हो चुका है कि ईरान के इस मिसाइल हमले ने दुनिया की 2 बड़ी सैन्य शक्तियों अमेरिका और ब्रिटेन की चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं। ईरान अब अपनी ताकत दूर दूर तक दिखाने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि डियागो गार्सिया चागोस आर्किपेलागो का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अड्डा भी है, जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त ठिकानों में गिना जाता है। अमेरिका इसे अपने वैश्विक सैन्य नेटवर्क का अहम हिस्सा मानता है, इतना अहम कि इसे फ्रीडम का फुटप्रिंट कहा जाता है। यहाँ से अमेरिका मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में ऑपरेशंस लॉन्च करता है। लंबी दूरी के बॉम्बर्स, पनडुब्बियां और निगरानी सिस्टम यहाँ तैनात रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ये हिंद महासागर में अडीग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा दिखता है। अब ईरान की तरफ से डियागो गार्सिया को निशाना बनाना सैन्य एक्सपर्ट्स के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अब तक ये माना जाता था कि ईरान की मिसाइलों की रेंज 2000 किलोमीटर तक ही है, लेकिन इस हमले ने उसकी क्षमताओं को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल ईरान से करीब 4000 किलोमीटर की दूरी पर डियागो गार्सिया बसा हुआ है। अमेरिका के लिहाज से इस बेहद अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का ईरान का यह कदम इस ओर इशारा करता है कि उसकी मिसाइलों की मारक क्षमता उससे कहीं अधिक है, जैसा कि तेहरान ने पहले ये बताया था। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने पिछले महीने ही ये दावा करते हुए कहा था कि ईरान ने जानबूझकर अपनी मिसाइलों की मारक क्षमता को 2000 किलोमीटर तक ही सीमित रखा है। ये हमला करने की कोशिश ये संकेत देती है कि तेहरान अब यूरोप में स्थित ठिकानों को भी निशाना बनाने की क्षमता रखता है। पेंटागन ने फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे युद्ध का भूगोल पूरी तरह बदल गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि एक दिन पहले ही ब्रिटेन ने ईरान से युद्ध में अमेरिका को अपने ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी थी। इस पर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की कड़ी आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि स्टारमर अपने ही लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाकर ब्रिटिश ठिकानों को ईरान के खिलाफ आक्रामकता के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे ब्रिटिश नागरिकों की जान खतरे में पड़ रही है और ईरान अपने सेल्फ डिफेंस के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। ईरान का मानना है कि ब्रिटेन का यह कदम उसे युद्ध में सीधे तौर पर घसीट रहा है और अब ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर ब्रिटेन और अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ऐसे में माना जा रहा है कि ईरान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पूरा यूरोप उसके मिसाइलों की रेंज में है। इधर ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका की जमकर आलोचना भी हो रही है। देखिए साहब, अमेरिका ने दुनिया की खाट खड़ी कर दी है, शामिल अपनी। हूड़मती में ये हमला शुरू किया, स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये भी क्लियर नहीं था कि किस लिए हमला कर रहे हैं। और फिर यू हैव गॉटन स्टक इन एन एंडलेस प्रोट्रैक्टेड वॉर। ठीक है, अब जो है दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है, क्योंकि ईरान ने जैसे कहा था जाके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया। उससे दुनिया का इकोनॉमिक सत्यानाश शुरू हो रहा है। प्राइस ऑफ ऑयल $130 के ऊपर चली गई है, 150 तक जाएगी जिस दिन ये ट्रूप्स ऑन ग्राउंड डालेंगे। आप आज मेरी प्रेडिक्शन ले लीजिए, प्राइस ऑफ ऑयल $200 प्रति बैरल पार कर जाएगी। 50% भारत का तेल, 60% गैस वहां से आती है, 30% आपका यूरिया, उससे ज्यादा यूरिया फर्टिलाइजर वहां से आता है। अभी फसलें बोने का सीजन है, आप खाट खड़ी कर देंगे सारे फार्मर्स की। एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में वो जो सोयाबीन फार्मर इस वक्त क्रॉप डालने जा रहे हैं, 42% उनके फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए। पेट्रोल का दाम वहां पे जो भी $2-3 प्रति गैलन था,
लड़ाई के पहले, वो अभी $5 के पास पहुंच गया है और ये 6, 7, $8 के ऊपर जा सकता है। जो नॉन एप्स्टीन वर्किंग क्लास है अमेरिका में, उसके पेट पे अच्छी खासी लात लगेगी साहब। और मिड टर्म इलेक्शन है, फिर वो भी आपको बता देंगे साहब कि इसका होता अंजाम क्या होगा पॉलिटिकल। ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि आप लड़ने का शौक फरमाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब प्रेसिडेंट बनने के बाद 7-8 कंट्री पे हमला कर चुके हैं। ठीक है साहब, वेनेजुएला को एक दिन में खत्म कर दिया तो फिर 7वें आसमान पे पहुंच गया, ईरान पे चढ़ गए। सोचा था 2 या 3 दिन में खत्म होगा, 21वां दिन चल रहा है साहब, 22वां दिन। ठीक है, और खत्म होने का नाम क्या, और इंटेंसिफाई होता जा रहा है। और जब भी डोनाल्ड ट्रंप साहब पीस टॉक की बात करते हैं, वो हमला करते हैं। अब वो जो मरीन जो अपने हैं 2,500 मरीन जापान से ले आए हैं, 2,500 मरीन अमेरिका से भेज रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम नहीं डरते ग्राउंड वॉर से। तो आपने ग्राउंड वॉर लड़ी थी इराक, 8 साल पिट के वापस आ गए। आपने वियतनाम में लड़ी थी, 14 साल पिट के वापस आ गए। अफगानिस्तान में लड़े से 20 साल पिट के वापस आ गए। अब फिर शौक फरमा रहे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है साहब? प्रॉब्लम यह है कि आप शौक फरमाते हैं लड़ने का, ठीक है, और भुगते पूरी दुनिया। इकोनॉमी पूरी दुनिया की तबाह हो, रिसेशन आए, भट्टा बैठ जाए, आपको क्या फर्क पड़ता? आपका भी पड़ रहा है साहब। आपकी इकोनॉमी जब आपके लोगों को हिट करेगी ना, तब आपको होश हवास आपके वो उड़ा देंगे अगली इलेक्शन के अंदर। आप शायद सोच रहे हो कि मैं लड़ाई लंबी खींच के इलेक्शन ही कैंसिल करा दूं। यही चारा रह गया है, और क्या रह गया है? ये क्यूबा में लड़ाई शुरू कर रहे हैं साहब, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। दबूड़ी लग गई है क्या कोई? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।